प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आज मैं सुबोध सिंह शिवगीत पुनः अपने गुरुदेव डॉक्टर के पी शर्मा सर के यहाँ गपशप की श्रृंखला में आया हूँ। सर, आज दो प्रत्याशियों ने हजारीबाग में नॉमिनेशन किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनीष जायसवाल और इंडी गठबंधन की ओर से संयुक्त प्रत्याशी जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे और अभी कांग्रेस से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, जयप्रकाश भाई पटेल। तो नॉमिनेशन तो और हुए, मगर ये बड़े दो नॉमिनेशन हुए, संख्या की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी। जो पूरा शहर देखा वो आपके सामने है। सर, आप भी तो इस शहर में रहे होंगे, तो घूमे में थे, क्या देखे सर ये नॉमिनेशन दोनों का हुआ? तो ये दोनों नॉमिनेशन में क्या नजारा नजर आया सर आपको? ऐसा है कि मैंने शहर को तो देखा और भीड़ भी मैंने देखी जी, और प्रत्याशी को भी और उसके में बोलने वाले लोगों की भी कुछ बातों को मैंने सुना है। लेकिन देखने में यही लगा कि नॉमिनेशन की जहां तक भीड़ का सवाल है जी, 1 और 10 का अंतर था। अरे बाप रे। मतलब जो भीड़ आई थी वो वाइडली रिप्रेजेंटेड बीजेपी की भीड़ नजर आ रही थी। सब तरह के लोग आए सब थे। तरह के लोग थे और सब क्षेत्र से लोग थे। अच्छा, और कांग्रेस वाला में? और कांग्रेस की भीड़ 1 और 10 का अंतर मैंने बताया आपको। अच्छा अच्छा। तो ये भीड़ का रेशियो था। वो तो सर देखने से ही लगता है कि एक ने करजन ग्राउंड यानी कुंवर सिंह मैदान को चुना और एक ने जिला स्कूल को। तो सर ये तो ठीक है, मगर ये दोनों प्रत्याशी सर, अभी चूंकि जनता बड़ा हौच पौच में है, ये दोनों प्रत्याशी का अगर हम लोग जीवन और उपलब्धि पर बात करें कि दो कैंडिडेट अब हमारे सामने हैं हजारीबाग की जनता के सामने। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या यूपीए अलायंस से एनडीए और इंडिया अलायंस, तो इधर भारतीय जनता पार्टी, जदयू, आजसू सब मिल के मनीष जायसवाल उसके उम्मीदवार हैं। इनका जीवन, इनका व्यक्तित्व कैसा है, और इधर जेपी भाई पटेल का व्यक्तित्व, तो दोनों को जरा सा अगर जनता को चुनने की तो क्या चर्चा होगी सर, दोनों में कौन कैंडिडेट कैसा है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक प्रत्याशी का सवाल है उसमें, और जहां तक वोटर का सवाल है, तो वोटर और प्रत्याशी दोनों के मामले में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफी भारी है। कैसे? इसलिए कि दुनिया में कोई सीट पर, भारतवर्ष में किसी सीट पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हजारीबाग में एक ही सत्य है, वो कि यहां भाजपा चुनाव जीतेगी और जीतती रही है। ये सत्य है। और जहां तक प्रत्याशी का सवाल है, तो वेल टेस्टेड भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 2 बार एमएलए हजारीबाग से रहा है। भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं किसी दूसरी पार्टी में थे? भारतीय जनता। 2 बार के एमएलए भाजपा के, और अभी जो है सो एमपी के उम्मीदवार, तो ये घर का उम्मीदवार हुआ। ये देखिए, ऐसा है कि इसी से चरित्र का पता लगता है कि आप का चरित्र किस प्रकार का है। जी जी। मंत्री के लोभ में आप पार्टी बदलते हैं, जेएमएम से बीजेपी से आते हैं, और घर में भी जो अगर परिवार में वंश के आधार पर अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में कहता है कि जो बड़ा है उसको अवसर मिलना चाहिए। नहीं, वो तो अब नहीं है सर, उनके बारे में हम लोग कहा बात करें। तो ये, लेकिन पटेल जी, चंद्रनाथ भाई पटेल, टेकलाल महतो के राजनीतिक विरासत का हकदार चंद्रनाथ भाई पटेल था, जो आज भारतीय जनता पार्टी में है। वो तो 10 साल पहले ही सर उनको पत्ता काट दिया गया। अब वो बेचारे, ये लोग जेएमएम में रहे, बीजेपी में आए, मगर वो तो बीजेपी में हैं सो हैं चंद्रनाथ भाई पटेल। राजनीति ऐसी है जी कि आपके पीठ पर कौन है। हाँ, ये तो बड़ा ये चीज है, या तो आपका बाप है या आपका ससुर है। कोई ऐसा व्यक्ति राजनीति में, खासकर क्षेत्रीय दल में, अगर आपके पीठ पर हो
तो जेपी भाई पटेल के साथ तो सर बड़ी शक्ति है। तो बड़ी शक्ति है। लोग टेकलाल महतो जी के पुत्र हैं, पिताजी जब नहीं रहे तो दामोदर महतो जेएमएम के बड़े शक्तिशाली नेता हैं। दामोदर महतो अभी लड़ भी रहे हैं, यहाँ गिरिडीह से लड़ रहे हैं सर। दामोदर महतो नहीं, क्या नाम है उनका, मथुरा महतो जी के दामाद है। मथुरा महतो अभी गिरिडीह से चुनाव भी लड़ रहे हैं जेएमएम से। हाँ, जेएमएम से। तो आप देखिए कि मथुरा महतो और जेपी पटेल दोनों को देख लीजिए। एक व्यक्ति जेएमएम में रहे जीवन भर अभी भी जेएमएम में है, लेकिन जरूर उनका इशारा रहा होगा कि सत्ता में अगर रहना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो तुम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहो। अच्छा, तो ये जो राजनीति में जो पावर गेम का जो खेला जा रहा है, उछल कूद, हाँ, इसको उजागर कर रहा है ये। अब मनीष जायसवाल तो मंत्री बने या ना बने, 2 बार से वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हैं। जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता। तो इस दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम जज करते हैं जी, तो आपको पता चलेगा कि जेपी पटेल से मनीष जायसवाल का व्यक्तित्व ज्यादा भारी है। और वैसे भी सर जरा सा हम बतावें, हम भी जो चर्चा सुनते हैं, मनीष जायसवाल ठीक है, व्यावसायिक गतिविधियां हैं इनके परिवार की, मगर इनके पिताजी, इनके दादाजी विशेश्वर जायसवाल, ब्रजकिशोर जायसवाल, तब मनीष जायसवाल, और ठीक है इनका व्यापार किस चीज का है क्या है, मगर समाज के प्रति इस परिवार का योगदान। अभी हिंदू स्कूल में हम हाल में गए थे, तो हिंदू स्कूल का जो पुरानी बिल्डिंग है तब से लेके बहुत लंबे समय तक हिंदू स्कूल को बनाने से लेके उसके विस्तार तक में इनका परिवार याद करता है। आज भी गांव-गांव में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे मंदिर हैं या सामाजिक काम है, किसी की बेटी की शादी है, बादल बाबू भी समाज का सहयोग करते थे। और मनीष जायसवाल को भी जहां तक हम देखते हैं सर कि कोरोना काल में काम किया, अभी देखिए कितनी बेटियों की शादी करवाया। कोई आदमी व्यापार करता हो मगर वो सामाजिक पृष्ठभूमि पर ख्याल रखता हो, तो मनीष में ये एक बात देखा जा सकता है। एक आदमी सर जरा सा यहाँ एक सेकंड हमको जो सुने कि एक आदमी मांडू का विधायक, जेएमएम से विधायक बना, फिर बीजेपी से विधायक बना, और देखिए तुरंत बीजेपी का भी विधायक है ही, लोकसभा जीतने के लिए कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो जो आदमी अपने विधानसभा को संतुष्ट नहीं कर सका और किसी तरह जसवंत बाबू के आशीर्वाद से लोकसभा लड़ रहा है, और एक तरफ आदमी समाज की सेवा करते हुए, बीजेपी की सेवा करते हुए अभी उम्मीदवारी लिया बीजेपी की, तो निश्चित मानिए सर कि चरित्र के मामले में दो अगर उम्मीदवार की बात होगी तो जयप्रकाश पटेल कहीं टिकता नहीं है मनीष जायसवाल के सामने। सुबोध जी, आपने एक जो प्रश्न उठा दिया है कि व्यवसाय का, हाँ, बिजनेस का, आज तो चर्चा हुई सर, आज भाषण में मंच पर भी हुई चर्चा। ये आरोप लगता रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना बिजनेसमैन का जब राणा प्रताप का काम नहीं चला तो भामा शाह की आवश्यकता उनको भी थी। तो आज बिजनेसमैन जनता के पैसे का थातीदार है। वो जानता है कि पैसे का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो न सिर्फ हम कमाएंगे बल्कि उस पैसे से जनता की भी भलाई हो सकती है। हजारीबाग में बहुत सारे पूंजीपतियों को मैंने देखा है। नहीं सर, यहाँ जरा सा एक सेकंड रुकिएगा। आज यूपीए का जो इंडी अलायंस की तरफ से जेपी भाई पटेल का जो हुआ, तो उसमें जसवंत बाबू आए हुए थे जिला स्कूल में, और मंच पर उन्होंने कहा है कि अगर हजारीबाग के लोगों ने मनीष जायसवाल को वोट दिया, मनीष जायसवाल अगर लोकसभा जीत के चले गए तो हजारीबाग बर्बाद हो जाएगा। सर, हमको ये समझ में नहीं आता है कि जसवंत बाबू एमपी थे उसी बीजेपी से, तो हजारीबाग आबाद था। उनके सुपुत्र जयंत सिन्हा थे हजारीबाग से एमपी, तो हजारीबाग आबाद था। और वही बीजेपी पार्टी से मनीष जायसवाल जब उम्मीदवार हो जाएगा तो बर्बाद कैसे हो जाएगा सर? ऐसा है, ये हमको तो नई बात है जो समझ में नहीं आ रही। सुबोध जी, इस बात को आप जरा सा इस चीज से आंकिए कि जसवंत बाबू पहले क्या थे? आईएएस थे सर। आईएएस थे।
आईएएस से क्यों हटे, क्यों इस्तीफा दिया? क्या जनता इस बात को नहीं जानती है? खैर अब सर पुरानी नहीं, बात वो को पुरानी बात नहीं। सांसद और के रूप में वो बताइए सर। जब सांसद बने, सांसद ही नहीं बने, हिंदुस्तान के वित्त मंत्री बने, भारत के विदेश मंत्री बने, लेकिन हजारीबाग को कहा था इन्होंने कि हम सिलिकॉन वैली बना देंगे, सिलिकॉन सिटी। हाँ, सिलिकॉन सिटी बना देंगे हम। बताइए कि हजारीबाग में क्या बना करके इन्होंने दिया? कौन सा दिया? कौन सी फैक्ट्री खोल दिया? रोजगार का। जबकि वित्त मंत्री हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है और प्रशासनिक दृष्टि से वित्त विभाग हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विभाग है। और आप देखिए विदेश मंत्री की भूमिका, अभी आप जयशंकर की भूमिका देखिए और जसवंत सिन्हा की भूमिका देखिए। सर वो तो खैर वाली पुरानी बात नहीं है। नहीं, पुरानी बात नहीं है। ताजा मनीष से खराब कैसे हो जाएगा हजारीबाग साहब? मनीष से खराब इसलिए हो जाएगा कि चूंकि इनके बेटा के स्थान पर मनीष जायसवाल चुनाव लड़ रहा है, इसलिए खराब हो जाएगा। इसलिए उनका रोष जो है कि हमारा खानदानी चीज ये बन गया था हजारीबाग। हजारीबाग सर 17 लाख आबादी वाला एक परिवार, जसवंत बाबू को अगर 90 से जोड़िए तो 34 साल दिया तो 200 जातियों का समन्वय है। मान लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 200 जाति के बाकी लोग क्या वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? और मनीष को अगर इस बार टिकट दे दिया तो लोग अलग हो जाएं। नहीं, ये बात हम नहीं कहना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर टिकट नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी ने दी है कि कौन सा कार्यकर्ता हमारा एक्सेप्टेबल है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच या आम जनता के बीच। तो ये दोनों ही दृष्टिकोण से मनीष जायसवाल एक्सेप्टेबल है और इनके सुपुत्र जो है ये अनएक्सेप्टेबल थे, इसलिए उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी। सर आज तो हमको लगता है नॉमिनेशन में जसवंत बाबू तो गए इंडिया अलायंस में, मगर अगर जयंत बाबू को निमंत्रण दिया गया होगा जैसा लगता है तो वो काहे नहीं आए? जबकि उनका बेटा जसवंत बाबू का पोता रामनवमी में तो झंडा चौक पर नजर आया। तीसरी पीढ़ी को इस बार उतारा गया रामनवमी में। तो ठीक है, जसवंत बाबू अपना फर्ज अदा कर रहे हैं जेपी पटेल के साथ, तो जयंत बाबू या जयंत बाबू के बेटा जो रामनवमी में आए थे, इन दोनों में से किसी को मनीष जायसवाल के नॉमिनेशन में देखे क्या सर? नहीं, ऐसा है कि मैंने पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या जसवंत बाबू को मनीष जायसवाल ने, जयंत बाबू को मनीष जायसवाल ने जो है आमंत्रित किया है कि नहीं किया है। तो मुझे मालूम हुआ कि मनीष जायसवाल जो है जयंत सिन्हा से इसने बात किया था। क्या बात हुई ये मैंने मनीष जायसवाल से नहीं। तो सर एक घर में समझौता हो गया, बेटा हम वहां जा रहे हैं तुम वहां मत जाना। इस चीज को आप फिर देखिए, अभी आपने इसमें 3 बात जोड़ दिया, आप एक ही का उत्तर प्राप्त किए। मतलब आपने कह दिया कि अब जयंत बाबू का बेटा को भी लॉन्च किया गया है, रामनवमी में तो आया सर। तो ये बात क्या ये हजारीबाग जो है एक खानदान के लिए जो है रिजर्व कर दिया जाएगा? हाँ सर, हम लोग वोट देने के लिए पैदा हुए। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। जब जनता बिगड़ती है तो वो किसी को भी हरा सकती है। 2004 में जसवंत बाबू को कैसे जनता ने हरा दिया था? वो तो सर आपसी फूट थी, इस बार बगावत थोड़े है कहीं। नहीं, तो ये सवाल है कि ये बगावत नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी का निर्णय हुआ और पार्टी ने किसको बाहर से तला कर टिकट नहीं दिया, जैसे कांग्रेस ने यहां किया। कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा से एमएलए उधार में ले लिया और उसको टिकट दे दिया। अरे बल्कि सर कांग्रेस के जो अपने सौरभ नारायण सिंह थे, आरसी मेहता हैं, ये सब बेचारे देखते रह गए, उनकी रोटी खा गए। अगर सौरभ नारायण का टिकट मिलता या आरसी मेहता को मिलता तो कांग्रेस के अंदर के लोग तो बैठ के रो रहे होंगे कि हम बनाए जमीन कांग्रेस के लिए और जसवंत बाबू ले आए कहां से जेपी पटेल को बीजेपी से। इसी बात से आप अंदाज लगाइए ना कि हजारीबाग में जो है जनता को हम कितने बार ठगेंगे। जनता बार बार यहाँ ठगी जा रही है। 30 साल बीजेपी को दीजिए मेरे परिवार में और आप मेरे कहने से अब दीजिए इंडिया अलायंस में। ये तो हो ही नहीं सकता है। जसवंत बाबू का कोई अपील किसी जनता पर नहीं रह गया है। अगर इतनी ही अपील थी तो जसवंत बाबू खुद लड़ करके चुनाव दिखा देते, तब हम जानते कि हाँ वो जीत करके चले जाते, तब मानते कि हाँ ठीक है जनता इनको मानती है। अच्छा ये बताइए सर,
मनीष जायसवाल हजारीबाग को बर्बाद कर देंगे इसलिए कि बिजनेसमैन है। तो जसवंत बाबू परिवार में भी सुनते हैं सर, इनकी बहू वो सब बिजनेस करती है मॉरिशस वगैरह से बड़े पैमाने पर। तो बिजनेस करना खराब बात है, तो उनके परिवार में भी तो बिजनेस है। आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि एक जांच आयोग जसवंत सिन्हा के पूरे कार्यकाल का बनाया जाना चाहिए। आईएएस 2 मिनिस्टर और एमपी का कार्यकाल में इनका कौन सा कार्य कैसा रहा है, ये इसकी जांच होनी चाहिए और इसको प्रकाशित करना चाहिए। अच्छा सर, चलिए अब एक प्रश्न और बचा। कल झंडा चौक पर बात कर रहा था लोग कि मनीष को तो बड़ा टफ कंपटीशन होगा। एक तो चुनाव जीतना है, एक वजन, और दूसरा वजन की जो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है 4,80,000 के अंतर का। तो मनीष जायसवाल, ठीक है आप बोले कि जयप्रकाश भाई पटेल और मनीष जायसवाल में मनीष जायसवाल सामाजिक सांस्कृतिक हर दृष्टि से एक योग्य उम्मीदवार है, पढ़ा लिखा उम्मीदवार है। विधानसभा में भी आवाज उठाता था तो लोकसभा में भी उठाएगा। और सर ये तो नली गली वाला चुनाव है नहीं, तो देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। एक तरफ हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उनके पास प्रधानमंत्री भी तय नहीं है कि 5 साल में 15 को प्रधानमंत्री होगा कि 1 हो। तो जनता तो यहाँ तय है कि जैसे इंडिया अलायंस के पास प्रधानमंत्री नहीं, वैसे उनके पास अपना नेता भी नहीं है जिसको लोकसभा भेज सके। मगर ये बताइए सर कि ये जो प्रश्न उठ रहा है गपशप में आजकल कि मनीष जायसवाल को चौगुना मेहनत करना पड़ेगा। एक तो जीत के लिए, क्योंकि इस बार जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो भी बीजेपी से ही गया हुआ उम्मीदवार है। उसके पीठ पर बीजेपी के पुराने वर्तमान कांग्रेसी और एक्स भाजपाई हैं। और जीत का अंतर भाजपा का रहा है 4-4.5 लाख का, 4,80,000 का। तो मनीष जायसवाल को चुनाव जीतना 1 और 4,80,000 का अंतर लाना 2, तो ये डबल लोड है सर। इसमें आपके बारे में देखिए, आप क्या राय रखते हैं? इसका जो वोटिंग पैटर्न अभी का मालूम हो रहा है वो लोअर वोटिंग परसेंटेज जा रहा है, चाहे गर्मी के कारण हो या जिस कारण से हो। जी जी। क्योंकि हिंदुस्तान में जो भी चुनाव आज तक हुआ है और ड्रास्टिक परिवर्तन अगर उसमें देखा गया है तो वो किसी लहर का वोट से होता है। अच्छा अच्छा। तो अभी 2 चीज फैक्टर काम कर रहा है। एक कि अगर मनीष जायसवाल अगर चाहते हैं 480 का अंतर, 480 का अंतर लाना, जो बीजेपी का रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड है, तो इसके लिए उनको काम करना होगा, कार्यकर्ताओं को भरोसे में लेना होगा कि वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए। 75% वोट किया जाए हजारीबाग में, 70-72% वोट किया जाए, कम से कम 75 अगर प्रतिशत वोट होता है तो ये 4,80,000 से भी क्रॉस कर जाएगा। ऐसा लगता है सर? ऐसा अगर हम लोग प्रयास करें, मनीष जायसवाल अगर इसके लिए प्रयास करें। आज जैसा हम देखे सर कि कहाँ राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी, कहाँ देखिए खीरू महतो के बेटा, कहाँ वो जो है दुष्यंत पटेल, रोशन चौधरी, तिवारी महतो, रामचंद्र चंद्रवंशी, विरंची नारायण, राकेश प्रसाद, अभय सिंह जमशेदपुर से सहित सर बाबूलाल मरांडी, और तो और कम से कम 10 विधायक थे, बावरी आए थे। तो सर ये जो तामझाम बता रहा है कि भारतीय जनता के पार्टी के लोग चारों तरफ से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हजारीबाग सीट के लिए साथ देने के लिए तैयार हैं। तो सर प्रतिशत बढ़ाना हो या जो भी करना हो, ये मनीष जायसवाल के लिए डबल लोड है। एक चुनाव जीतना और उससे भी बड़ा, चूंकि ठीक है देख रहे हैं कि उनके साथ बहुत तरह का सहयोग प्राप्त है, मगर इस सहयोग में 480 के लिए उनको वोट प्रतिशत बढ़ाने का आपका एक बढ़िया गपशप में बात आई सर की जरूरत है। 2 बात, एक तो वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए मनीष जायसवाल ने एक दौर का जो चुनाव प्रचार का काम था, जनता से सीधा संपर्क साधने का, वो पूरे क्षेत्र में मनीष जायसवाल ने जनता से सीधा संपर्क जेपी पटेल भी बैठे हुए थोड़े, जरूर भी घूम रहे हैं। नहीं, वो उनका जो जनता से जो मुलाकात का तरीका है जो है वो अभी बहुत पीछे है मनीष जायसवाल से। मुझे 2 सुझाव देना है मनीष जायसवाल। एक सुझाव तो मैंने दिया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। दूसरा सुझाव है कि महिलाएं जो आज सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी की समर्थक है, उसको निकाल करके उसका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ाना है, उससे ज्यादा हमको फायदा होगा, इनको होगा। अच्छा चलिए सर, मनीष को सलाह दी, और जेपी पटेल भी तो आपके चेला का बेटा है,
तो जेपी पटेल से क्या गलती और उनको क्या सलाह दे सकते हैं आपसे? जेपी पटेल जी को मैं कहूंगा कि अभी आप इंतजार कीजिए, अभी और जनता के बीच में काम कीजिए। अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा तो जनता कभी सोच सकती है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो एमएलए से एमपी बने हैं जब नहीं, जनता के बीच में रहे। जेपी पटेल भी उभर कर आएंगे इस चुनाव के बाद, लड़ेंगे, जब योद्धा बनने का एक रिकॉर्ड तो बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो है, ऐसा नहीं है कि एमपी का चुनाव और लोगों ने नहीं लड़ा है, लेकिन फिर बाद में वो सीन से हट गए हैं। ये क्या जरूरी है कि हारने वाले को अगली बार भी कांग्रेस टिकट देगी? ज्यादा मुझे इस बात का शक है कि जेपी पटेल कांग्रेस में रहेंगे ही नहीं, ये फिर जेएमएम में चली। नहीं सर, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं। मगर फिलहाल तो सर वो आदमी लड़ रहा है मेहनत करके। अभी कांग्रेस से लड़े या जेएमएम, बात एक ही है। इंडिया अलायंस से लड़ तो रहे एक ही है सर, एक ही बात है। लेकिन वो कांग्रेस में भी अस्थायी रूप में रहने वाले नहीं है। जब जेएमएम से भाजपा में आए, भाजपा से कांग्रेस में गए, तो कांग्रेस से फिर जो है वो जेएमएम में जाए। चलिए सर, एक बगैर बढ़िया बात आई कि अब हजारीबाग में जैसे धूप में ताप है, वैसे ही चुनाव के मैदान में दोनों तरफ से जवान लोग हैं। एक बात तो नहीं देख रहे हैं कि जवानों में जोश आ रहा है, हजारीबाग की जवानी जाग रही है। और कई प्रत्याशी नामांकन कर, सब में देख रहा हूं कि सब उम्र की दृष्टि से एकदम युवा लोग हजारीबाग से लोकसभा में जाने की तैयारी कर रही है। एक अच्छा साइन है सर। चलिए, आप लोगों की जो टोली थी अब एक नई टीम आई है और नौजवान दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। आप दोनों को सलाह दिए। अगली बैठक में हम लोग फिर गपशप में देखते हैं। तो जात पात की बहुत बात चल रही है, मगर सर एक ही जात से अब समस्या ये हो गई है कि आजसू का भी बेस वही है, जदयू का भी बेस वही है, जेवीकेएसएस का भी बेस वही है, और कांग्रेस भी उसी पर बेस बनाने चला है। चलिए, इन तमाम बातों के बीच देखिए, एक बात आपको हम बता दें सुबोध जी, और पार्टियों का आधार जाति हो सकता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का आधार जाति नहीं है। चलिए सर, बढ़िया है, ईश्वर करे कि हम लोग जात पात में नहीं बटे। भारतीय जनता पार्टी दो ही आधार पर लड़ रही है। एक कि हम विकास कर रहे हैं, जो हम बोलते हैं वो करते हैं, और राष्ट्र के स्वाभिमान की सोच रखने वाले, और हम राष्ट्रीय सोच रखते हैं। हम जात पात की बात नहीं करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं कि राष्ट्रीय सोच हमारा है। जो हिंदुस्तान के लिए सोचेगा, भारत के लिए सोचेगा, वो मेरे साथ है। इसको ऐसे कहें सर कि एक तरफ जो है राष्ट्र का गणना हम तीसरे दर्जे पर करा लेंगे, इसके लिए हो रहा है। एक तरफ जाति का जनगणना करा के समाज को बांट देंगे, इसके लिए हो रहा है। चलिए सर, तो राष्ट्रवाद और ये जाति जनगणना वालों के दरमियान का ये हो टक्कर। ये जाति जनगणना बहुत दिन चलने वाला नहीं है। हर जातियां जो है वो विकास चाहती है। किसी एक जाति का विकास दूसरा जाति की नाराजगी होगी। इसलिए सब विकास जब तक नहीं होगा, चलिए सर, भगवान करे बराबर का विकास नहीं होगा, तब तक जो है ये शिकायत जनता की रहेगी। आज के इस गपशप के लिए यहीं तक। प्रणाम सर। अब तो देश का नया नारा बदल रहा है। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, अब उन्हीं के परिवार के लोग कह रहे हैं अमीरी हटाओ, अमीरों को ही हटा देंगे। तो चलिए, इन तमाम बातों को लेकर हम लोग फिर अगले सप्ताह आते हैं, और दोनों जवान प्रत्याशी लड़े, उसमें और बहुत सारे जवान 10, 12, 13 होने वाले हैं। और आकाश में धूप की भी तेजी है और जवानों में भी तेजी आ रही है। तो सर, हम लोग फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। बहुत बहुत प्रणाम सर। धन्यवाद, धन्यवाद आपको।